ब्रेक था आप लोगों के लिए, क्यों? यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे रही छुट्टियां आप लोगों की? आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर हॉलीडेज, और अब और अच्छी तरह से तैयारी करके जो है अब आप एनर्जाइज होके आए होंगे, क्यों? बात नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को तो ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि जो इनको यही नहीं पता होगा कि चैप्टर कौन सा था। बट एनीवेज, आज से आप शुरू कर दो पढ़ाई। तो ये है पहला में, देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली बार। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनब्रीडिंग? ऑप्शन ए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन occurs due to continued inbreeding within a small local population. Option B, reduced fertility and productivity due to continued close inbreeding. Option C, decrease in body mass of progeny due to continued close inbreeding. And option D, reduced mortality and immunity due to close inbreeding. आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। जो सही है वो तो सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट को एक्चुअली चूज करना है। बताइए। वेल, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत भी लिखा है। इट इज स्टूडेंट्स द ऑप्शन सी। ये तो चीज हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? ये तो पता है ना आपको कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो हो जाता है। यस, तो ये तो करेक्ट है। रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी होता है, बिल्कुल ये सही है। रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड इम्यूनिटी ड्यू टू क्लोज इनब्रीडिंग, ये भी हो जाते हैं। डिक्रीज इन बॉडी मास ऑफ प्रोजेनी ड्यू टू कंटिन्यूस क्लोज ब्रीडिंग, ये चीज तो आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है ना? सो दिस इज द फॉल्स वन। तो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। देख लो, जब हम इनब्रीडिंग करते हैं ना तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली होता क्या है इनब्रीडिंग में? दिस रेफर्स टू सिलेक्टिव मेटिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड क्वालिटी। क्या क्या थे इसका जो मेन एम्स थे? वन was increase in the growth rate, increase in the quality and quantity of the products. तीसरा क्या था? increase resistance to diseases। और चौथा क्या है? increase reproductive rate, ताकि प्रोजेनी ज्यादा हो। प्रोजेनी ज्यादा होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है ना? अब ये जो एनिमल ब्रीडिंग थी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे कि ये दो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की होती है। एक होता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या होता है? जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनकी मेटिंग कराई जाती है आपस में, और आउटब्रीडिंग में जो अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनकी आपस में ब्रीडिंग कराई जाती है, मेटिंग कराई जाती है। होपफुली दैट इज क्लियर, ठीक है ना? इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अब कुछ एडवांटेज इन ब्रीडिंग के क्या एडवांटेज थे? ये होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर एलियंस, ठीक। और अगर हम ये ब्रीडिंग करेंगे ना कई सारे जनरेशन तक, जैसे 4 से 6 जनरेशन तक, तो इसमें प्योर लाइन्स का या प्योर ब्रीड का फॉर्मेशन इसकी वजह से हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया एक एडवांटेज, ये तो फायदे वाली चीज है। लेकिन इसमें कुछ जो है ना डिसएडवांटेज भी है इन ब्रीडिंग का, वो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जब इन ब्रीडिंग करेंगे ना तो रिसेसिव ट्रेट्स भी क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो कई बार ये जो है ना हार्मफुल जीन्स हो सकते हैं। सो इट लीड्स टू रिड्यूस फर्टिलिटी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। तो इसी को चीज को हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसको बोला जाता है। तो अब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर किसी को हो गया तो कैसे करते हैं सही इसको?
सोच के बताइएगा अभी मुझे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है। जरा ये बताओ, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द पॉसिबल आउटकम आफ्टर कंटिन्यूड इनब्रीडिंग इन कैटल। वन क्या है, फर्टिलिटी, टू क्या है, होमोजाइगोसिटी, थ्री क्या है, इम्यूनिटी, और चौथा क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। बताइए, क्या अगर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करेंगे ना तो क्या होगा? याद रखो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता और होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने बेटा, अभी अभी पढ़ा है। इट इज ऑप्शन सेकंड स्टूडेंट्स, बिल्कुल देख लो ये। फर्टिलिटी देखो कम होगी, इम्यूनिटी भी कम होगी, मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से होमोजाइगोसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि होमोजाइगस तो ये होंगे ही होंगे उसकी वजह से। होपफुली दैट इज क्लियर। तो याद रखिएगा, मेटिंग ऑफ, व्हाट इज एक्चुअली इनब्रीडिंग? इट रेफर्स टू मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर लास्ट 4 to 6 जनरेशन। इसकी वजह से क्या होती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, जो सुपीरियर जीन्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस प्योर लाइन्स या प्योर ब्रीड्स इनको बोलते हैं। और उसके अलावा क्या होगा, इट एक्यूमुलेट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एज वेल। हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आर ऑल्सो एक्यूमुलेटेड। द नेक्स्ट वन, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन में? रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, देयर विल बी रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद अलावा क्या होगा, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन, ये भी चीज हो जाती है। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हम लोगों ने इसके लिए टर्म यूज किया था। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये मदर काउ क्या बोल रही है, विल माई प्रोजेनी सफर फ्रॉम इनब्रीडिंग डिप्रेशन? क्या उनको भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा? बताइए। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय आउट ब्रीडिंग। तो वो देखते हैं अब आउट ब्रीडिंग में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी। आउट ब्रीडिंग जो होती है ना, में क्या होता है, देयर इज मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। यहाँ तो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम इसी के बारे में और डिस्कशन करते हैं, द आउट ब्रीडिंग के बारे में। आप ये पहले वीडियो देखिए, फिर कोई चीज रह जाती है आपके तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन। अब अनरिलेटेड कौन? अब आप कहेंगे अ डॉग एंड अ कैट, कैन यू ब्रीड देम? नो। तो यहां जब हमने रिलेशन वर्ड यूज करा है, पहले क्लोजली रिलेटेड कहा था, अब हम अनरिलेटेड कह रहे हैं, तो ये अनरिलेटेड टर्म से मतलब क्या है हमारा? लेट्स अंडरस्टैंड किस सेंस में हमने अनरिलेटेड कहा है, राइट? तो आप हेडिंग दे दीजिए, आउट ब्रीडिंग क्या है। इन ब्रीडिंग तो हम समझ गए भाई, अब हम आउट ब्रीडिंग समझते हैं। breeding of the unrelated animals of same breed, different species. So outbreeding में ये ध्यान देना है, no common ancestor for at least 4 to 6 generations। जैसे हमने देखा कि ये एक मेल है बुल, ये एक फीमेल काउ है, राइट? इनमें हम आउटब्रीडिंग करा रहे हैं। इसका और इसका आपस में 4 to 6 जनरेशंस तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ब्रीड सेम है, एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है 4 से 6 जनरेशंस तक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज व्हाट इज द आउट ब्रीडिंग। सो ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड वाला ये एग्जांपल हमें मिल गया। डिफरेंट ब्रीड वाले भी हो सकते हैं इसमें। ओके, आउट ब्रीडिंग के फायदे क्या? लेट्स सी आउटब्रीडिंग के क्या फायदे। हेडिंग दीजिए आउटब्रीडिंग बेनिफिट्स। यहां हम कह देंगे कि बेनिफिट्स ऑफ आउटब्रीडिंग। नंबर 1,
इट ओवरकम्स बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी। लगातार इनब्रीडिंग होते रहने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, तो आउटब्रीडिंग करा देना चाहिए फिर, राइट जी। जब प्रोडक्टिविटी कम है, मिल्क प्रोडक्शन कम है, ग्रोथ रेट कम है, राइट जी, उस समय ये करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया ना? Was that clear? Sir, it is clear. Okay, very good. तो चलिए, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन है। अगर कुछ डाउट होगा तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because it, option A, helps in accumulation of harmful recessive genes that are eliminated by selection. Option B, helps in the accumulation of superior genes. Option C, it is helpful in producing pure lines of animals. And option D is useful in overcoming inbreeding depression. कौन सा इनमें से करेक्ट है? Correct one, students. It is option D. It is useful in overcoming inbreeding depression. यही बात तो पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना? अब आप एक बार देख लीजिए, क्या ये does it help in the accumulation of harmful recessive gene? ये तो inbreeding का काम था. Helps in the accumulation of superior genes? नहीं. These are all true for inbreeding, not for outbreeding. ये inbreeding के लिए है ना? What is inbreeding? It refers to mating of closely related individuals within the same breed for last 4 to 6 generation. इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, सुपीरियर जीन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्योर लाइन्स बनते हैं, प्योर ब्रीड्स बनते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल रेसेसिव जीन्स जिनको सिलेक्ट नहीं करा जाता. फिर नाउ इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इनब्रीडिंग, अगर कंटिन्यूअस हम इनब्रीडिंग करते हैं, दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें होता है रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, एंड इट कैन बी ओवरकम बाय विद आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग से भी दिस कैन बी ओवरकम. Remember, outbreeding is useful in overcoming inbreeding depression. What is outbreeding? It refers to mating of unrelated superior animals which do not have any common ancestors for last 4 to 6 generation. अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं ये हो सकते हैं एक ही ब्रीड के हो, है ना, या फिर हो सकते हैं डिफरेंट ब्रीड्स के हो, या फिर कभी कभी क्या हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के भी हो. तो मतलब आउट ब्रीडिंग में ये 3 अलग अलग तरह के होते हैं. एक्चुअली एक है आउट क्रॉसिंग. फर्स्ट वन इज आउट क्रॉसिंग, जब सेम ब्रीड के होंगे बट दे शुड नॉट बी
Remember, outbreeding is useful in overcoming inbreeding depression. What is outbreeding? It refers to mating of unrelated superior animals which do not have any common ancestors for last 4 to 6 जनरेशन. अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं ये हो सकते हैं एक ही ब्रीड के हो, है ना, या फिर हो सकते हैं डिफरेंट ब्रीड्स के हो, या फिर कभी कभी क्या हो सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के भी हो. तो मतलब आउट ब्रीडिंग में ये 3 अलग अलग तरह के होते हैं. एक्चुअली एक है आउट क्रॉसिंग. फर्स्ट वन इज आउट क्रॉसिंग, जब सेम ब्रीड के होंगे but they should not be related to each other in the last 4 to 6 generation. Second क्या है, वो है क्रॉस ब्रीडिंग. एंड डिफरेंट स्पीसीज क्या होती है, इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. Interspecific hybridization will be there. So let us move on to the next one. तो हम लोगों ने देखा ना कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं हम, थ्रू आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग के थ्रू एक्चुअली 3 अलग अलग तरह के आउट ब्रीडिंग में 3 अलग अलग तरह का होते हैं. एक आउट क्रॉसिंग जब सेम ब्रीड के एनिमल्स होंगे. ठीक सर जी, बताइए. सर प्लीज जो पिछली वाली स्लाइड थी ना उसको एक बार फिर से दिखा दीजिए. ठीक है बेटा, ये वाला आई थिंक इसको देख लीजिए आप. अगर ये सेम ब्रीड के एनिमल्स होते हैं बट ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग. अगर ये डिफरेंट ब्रीड्स के होंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, और अगर अलग अलग स्पीसीज के ही होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज इट. यानी कि आउट ब्रीडिंग 3 तरह का हो सकता है. एक आउट क्रॉसिंग जब सेम ब्रीड के एनिमल्स हो, जब डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स हो तो क्या बोलेंगे हम, क्रॉस ब्रीडिंग, और जब अलग अलग स्पीसीज के ही हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. Here animals of different species are used. Hopefully that is clear. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. The next one, it is the out crossing. Now we are going to talk about, first of all we are going to talk about the out crossing. कि out crossing में क्या क्या चीजें होती है. होता है related animals, unrelated animals, लेकिन within the same breed. ब्रीड सेम है, अनरिलेटेड है. तो अनरिलेटेड कैसे हो गए, 4 to 6 जनरेशन तक उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है. सो ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग बना है उसे कहा जाता है कि ये एक आउट क्रॉस है. हाइब्रिड नहीं कह देंगे उसे, ब्रीड तो सेम ही है, आउट क्रॉस कहलाएगा वो. राइट जी, ओके. सिंगल आउट क्रॉस ओवरकम्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लगातार इनब्रीडिंग होते रहने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, हार्मफुल एलील्स एक्सपोज होते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो एक बार में अगर हमने आउट क्रॉस करा दिया है तो उसी से हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. बात समझ में आई. आउट क्रॉसिंग में क्या करते हैं, एनिमल्स सेम ब्रीड के होंगे बट उनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशन तक. ठीक है ना, सेम एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. जबकि इन ब्रीडिंग में क्या देखा था हम लोगों ने, यही चीज होती है. वहां पे तो होता ही यही था
कि सेम ब्रीड के भी होंगे एंड दे शुड हैव सम कॉमन एंसेस्टर इन द लास्ट 4 to 6 generations. होपफुली दैट इज क्लियर. आप देख लो यहाँ पे इन ब्रीडिंग में ये प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आउट क्रॉस. ठीक है, देखो ये काउ है, वीकर काउ है क्योंकि इट इज एग्जिबिटिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. याद आया ना. फॉर एग्जाम्पल देखो इसके हड्डियां नजर आ रही है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तभी तो हम इसको यूज करेंगे. तो ये होगा आपका आउट क्रॉस. ये हेल्दी बुल है, बट दीज टू एनिमल्स यानी कि ये जो है ना पेरेंटल जनरेशन, उसमें कॉमन एंसेस्टर कोई नहीं होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. तो आउट क्रॉसिंग में मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड विदाउट एनी कॉमन एंसेस्टर in the last 4 to 6 generations. And remember, इसका advantage क्या है, that this is used to remove inbreeding depression. इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ना वो खत्म हो जाए, इस वजह से हम लोग यूज करते हैं इसको. ओके ओके तो आई विल टेक केयर ऑफ. ठीक है, मैं पिछला भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए. आउट क्रॉसिंग में हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड which do not have common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. ठीक है ना, जो पिछले 4 से 6 जनरेशन में उनमें कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए. तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस. और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दैट दिस आउट क्रॉसिंग इज ऑफन यूज्ड टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ठीक है, ये तो आपका हो गया. द नेक्स्ट वन ये था आपका, so mating unrelated animals within the same breed without any common ancestor in the last 4 to 6 generation, उसी को बोलते हैं हम आउट क्रॉसिंग. एंड एज जबकि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर देता है. आई होप दिस इज क्लियर. सभी को समझ में आ गया बेटा. अब ये देखते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर दो ऐसे एनिमल्स को लिया जाए जो कि अलग अलग ब्रीड्स के हो तो क्या बनेगा. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एज सच क्रॉस ब्रीडिंग. ठीक है ना, इसके बारे में और डिटेल्स में जाएंगे. दिस इज रेफर्ड टू एज क्रॉस ब्रीडिंग. This is referred to as a crossbreeding. So this is the first one is the outcrossing. The second one is crossbreeding. So let us talk about it. इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाते हैं. ठीक है, आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और डिस्कशन करते हैं.
can be framed as a question in needs. बीकानेरी शीप, राजस्थान में एक जगह है ना बीकानेर, मेरिनो शीप जब हम क्रॉस कराते हैं, राइट, बेहतर वैरायटीज हमें मिलती है। शीप किस लिए है? वो मिल्क के लिए भी है, वूल के लिए भी है। ओके, सो बीकानेरी शीप में लेट्स सी, बीकानेरी शीप में द वूल इन ब्रिलियंट व्हाइट कलर एंड मेरिनो में देयर इज सॉफ्ट वूल इन लार्ज क्वांटिटी। एक ब्रीड बनाई गई हिसार में, हिसार इज अ प्लेस इन हरियाणा, द नेम ऑफ द ब्रीड इज हिसारडेल, HISARDALE, हिसारडेल। इसमें ब्रिलियंट व्हाइट वूल इन लार्ज क्वांटिटी। हमने बीकानेरी शीप एंड मेरिनो शीप को क्रॉस करा के ये ब्रीड बनाया, दैट इज हिसारडेल। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसमें इंक्रीज्ड कमर्शियल प्रोडक्शन है हमें इनब्रीडिंग से, इनब्रेड टू डेवलप न्यू एंड स्टेबल ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए हमें बेहतर ब्रीड्स मिलती हैं जो कि स्टेबल हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पे जो एनिमल्स हम लेंगे ना वो अलग अलग ब्रीड्स के होंगे, ठीक है ना। सो मेटिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स इज रेफर्ड टू एज क्रॉस ब्रीडिंग। तो कई बार अब ऐसा करते क्यों है, हम लोग ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जो डिजायरेबल क्वालिटीज होती है ना अलग अलग ब्रीड्स की, वो इससे कंबाइन होने के चांसेस होते हैं। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीज्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन, अलग अलग चीजों के लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए और अलग अलग चीजों के लिए। एंड और जब एक बार ये क्रॉस ब्रीड बन गई ना, अब इसको समझ लीजिए, देन दे आर इनब्रेड टू डेवलप न्यू एंड स्टेबल ब्रीड्स। क्या करते हैं, उनको फिर इनब्रीडिंग करी जाती है। जो वो हाइब्रिड बन गया ना, या क्रॉस ब्रीड जो बन गया, उसको फिर आपस में ही उसकी इनब्रीडिंग करी जाती है ताकि वो स्टेबल ब्रीड्स बना दे। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल जो इन्होंने दी थी ना यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक है बीकानेरी शीप, और एक है मेरिनो रैम्स।
और एक है मेरिनो रैम्स। इन दोनों से ये जो बनाते हैं ना, that is referred to as हिसार डेल। हिसार इज अ प्लेस इन हरियाणा। अच्छा, मेरिनो रैम जो है ना, ये बाहर की वैरायटी है या बाहर की ब्रीड है। सो दिस हिसार हिसार डेल इज एक्चुअली अ क्रॉस ब्रीड। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस ब्रीड। सो लेट मी जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस पे, तो आप लोग बताइए। हिसार डेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए developed by crossing B and C. Which of the following options contain correct alternatives for the blanks A, B and C? Option A, A है क्रॉस ब्रीडिंग, बी है बीकानेरी एव्स और सी है मेरिनो रैम्स। ऑप्शन बी है ए है क्रॉस आउट क्रॉसिंग, बी है बीकानेरी रैम्स और सी है मेरिनो एव्स। ऑप्शन सी है ए है आउट क्रॉसिंग, बी है बीकानेरी एव्स और सी है मेरिनो रैम्स। और ऑप्शन डी जो है उसमें क्या है? ए है क्रॉस ब्रीडिंग, बी है बीकानेरी रैम्स और सी जो है ना वो है मेरिनो एव्स। अभी पढ़ा था बेटा। अभी बताया था बेटा। ऐसा कैसे बेटा? Although most of you have answered, लेकिन quite a few of you have answered it incorrectly as well. ये है ऑप्शन बेटा ए। अभी तो बताया था हिसलदार, हिसलदेर। क्या होता है आउट क्रॉसिंग, इसको समझ लीजिए फिर से एक बार। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड विच डू नॉट हैव common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं? मेथड ऑफ मीटिंग और क्रॉसिंग सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड with superior females of another breed. Example is there a new breed of sheep has been developed in the Punjab by crossing Bikaneri ewes and Merino rams. Is this clear? सभी को समझ में आ गया? कोई इशू है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए। ये देख लो एक बार। ये है बिकानेरी ईव्स। इसके ऊपर ये देखिए बॉडी के ऊपर क्या है? व्हाइट एंड ग्लॉसी फ्लीस। और दूसरा है मेरिनो रैम्स। इसमें बहुत ही सॉफ्ट और बल्की वूल होता है।
इन दोनों को जब हम आउट क्रॉस कर देंगे या क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, हिसलडेल शीप, हिसारडेल शीप। इज दैट क्लियर यहां तक सभी? और इसमें जो है ना ज्यादा डिजायरेबल क्वालिटीज होती है, जो ये क्रॉस ब्रीड है हम उसी क्रॉस ब्रीड को लेंगे जिसमें ज्यादा एडवांटेजेस हो। और जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि उनको इन ब्रीडिंग भी कराई जाती है लेटर। Later, inbreeding is done to form stable breeds. Stable breeds बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उनमें इनब्रीडिंग भी करी जाती है। मतलब क्रॉस ब्रीड तो बना लिया लेकिन उसके बाद इनमें इनब्रीडिंग भी करी जाती है। अब इसको यहाँ पे समझ लो, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल है किसके, क्रॉस ब्रीडिंग के। एक है सहीवाल। सहीवाल अगेन इट इज अ प्लेस इन पंजाब। और दूसरा कौन सा है कैटल ब्रीड, वो है ब्राउन स्विस। जो क्रॉस ब्रीड यहाँ पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, करन स्विस। करन जो टर्म है ना वो करनाल से निकला है, जहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NDRI उसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस है करनाल। देन थरपारकर। और कैटल ब्रीड 2 कौन सी है, हॉलस्टीन फ्रीजियन, ये भी इंपोर्टेड वैरायटी है। क्रॉस ब्रीड का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल करन फ्राइज। The next one is the Holstein Friesian. Again, it is an exotic breed. इसको यहाँ के लोकल ब्रीड यानी कि सहीवाल के साथ जब ब्रीड कराते हैं उसको बोलते हैं फ्राइस वॉल। और उसके बाद है लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल्स इन केरला, जिसके साथ कर सकते हैं जर्सी, ब्राउन स्विस एंड हॉलस्टियन फ्राइसियन। इसको बोलते हैं हम सुनंदिनी। और ये क्योंकि डेवलप किया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI उसको बोलते हैं, दैट इज इन लोकेटेड इन द करनाल। बोलते हैं दैट इज इन लोकेटेड इन द करनाल।
सुनंदिनी। और ये क्योंकि डेवलप किया गया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI उसको बोलते हैं, दैट इज इन लोकेटेड इन द करनाल। Karnal in which district? करनाल बेटा, ये करनाल है, इसमें थोड़ा सा ये स्पेलिंग में गड़बड़ हुआ है इनके। इट इज करनाल इन हरियाणा। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी का? तो चलिए आगे, आई थिंक नाउ आगे तो जा सकते हैं। नाउ देखिए, अब थोड़ा सा कुछ कहानी देख लेते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको? ये तो हेन लग रही है ना हेन? अगर आप किसी टॉप ऑफ द माउंटेन पे गए, पहाड़ की किसी चोटी पे गए हो, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑन माउंटेन्स। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। फॉर एग्जांपल म्यूल, इट इज एन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इट्स एन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ। ये तीसरा जो फॉर्म है आउटपुट ब्रीडिंग का, वो है इंटर स्पेसिफिक। तो इसमें क्या करेंगे हम, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स को लेंगे जिनको आपस में ब्रीड कराते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं हम, ताकि हमें अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आ जाए। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम और डिस्कशन इस पे आगे करें। हेडिंग दे दीजिए, इंटर स्पेसिफिक मेटिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज। डिफरेंट है लेकिन रिलेशन है भाई, रिलेटेड है। घोड़ा है, जेब्रा है, काफी हद तक तो देखने में एक दूसरे जैसे लगते हैं, या डंकी है। आप यहां पे आप ये नहीं सोच सकते कि भाई एक हमने हॉर्स ले लिया और एक कैट ले ली, इसमें इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। बहुत वाइड रिलेशन हो जाएगा उनका। मैमल्स हैं वो, नो डाउट, लेकिन बिल्कुल ही अलग हो जाती है, फैमिलीज ही अलग हो जाएंगी उनकी। क्लियर है जी? जेब्रा का साइंटिफिक नेम है इक्वस क्वागा, हॉर्स का साइंटिफिक नेम है इक्वस कैबालस, डंकीज इक्वस एसाइनस। सो जीनस क्या हो गया तीनों में ही? EQUS, इक्वस। दिस इज द जीनस। तो इक्वस जीनस में ये हमने तीन स्पीशीज देखे, क्लोजली रिलेटेड है। वन इज इक्वस क्वागा, दैट इज जेब्रा, अदर इज इक्वस कैबालस, दैट इज हॉर्स, एंड थर्ड इज इक्वस एसाइनस, एशिया से एसिनस बोल देते। डंकी एंड हॉर्स में देयर इज म्यूल, ऐसे ही हिनी भी होता है। म्यूल की जो मम्मी है वो मेयर है, ऐसे याद रख लो। म्यूल की मम्मी मेयर है, मतलब हॉर्स यहां पे फीमेल है, फीमेल हॉर्स को ही हम कहते हैं ना मेयर, और डंकी जो है वो मेल है। अगर हम पेरेंट्स रिवर्स कर दे, मतलब फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स, तो वहां पे द हाइब्रिड इज हिनी। ठीक है, यू हैव हर्ड ऑफ म्यूल, यू हैव हर्ड ऑफ हिनी, ये स्टेराइल होते हैं, राइट। नाउ interspecific hybridization is used to obtain economically valuable hybrids. अगर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हम करवा रहे हैं साइंटिफिकली, तो
कोई मकसद होना चाहिए। ये सिर्फ हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं कर सकते कि चलो बना के देखते हैं क्या नया जानवर बनता है। नो, दैट इज नॉट परमिटेड, नॉट फॉर द अम्यूजमेंट और द एंटरटेनमेंट पर्पस। उनका कोई इकोनॉमिकल वैल्यूएबल एस्पेक्ट होना चाहिए, तभी इस तरह के हाइब्रिड्स जो है वो बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रांग है, माल्ड होने के काम आते हैं, है ना। हाइब्रिड्स ऑफ ऑल रिलेटेड स्पीशीज आर नॉट फीजिबल। ऐसा नहीं है कि हर रिलेटेड स्पीशीज में हाइब्रिड बन सकते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड वी कैनॉट प्रोड्यूस द हाइब्रिड्स फॉर एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पर्पस, कि बस हम, आप साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और आप सोच रहे हैं कि इसके और इसके बीच में हाइब्रिड बना के देखें क्या होता है। नो। क्यों बनाए जाते हैं? दे आर मेड फॉर इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल साइंटिफिक पर्पसेस। कोई साइंटिफिक रिसर्च कैरी आउट करनी है हमने उस पर्पस के लिए, या कोई इकोनॉमिक वैल्यू है उनकी किसी किस्म की, तो उस पर्पस के लिए। वो इकोनॉमिक वैल्यू ब्यूटी भी हो सकती है, खूबसूरती बर्ड्स में हो सकती है। तो क्या करते हैं बेटा, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग स्पीसीज जो कि थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनके एनिमल्स को आपस में मेटिंग कराई जाती है। जो ऑफस्प्रिंग इसमें से प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होगा, इट विल बी हाइब्रिड। मेन पर्पस क्या होता है, किसी इकोनॉमिक या फंडामेंटल साइंटिफिक रीजन के लिए। हाइब्रिड्स ऑफ ऑल रिलेटेड स्पीसीज आर नॉट फिजिबल। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्पीसीज का के जो गैमेट्स है ना उनको आपस में फर्टिलाइज करा के आप नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, नहीं। नाउ डिड यू नो, क्या चीजें हमें और जाननी है। ये देखो, these are few more examples. Ecos cabellus, which is horse actually, और ये है Ecos gyoga। ये देखो, अगर मेल हॉर्स हो और फीमेल क्या हो, डंकी हो, तो क्या प्रोड्यूस होती है, हिनी। अगर मेल जो है वो है इकोस ग्योग्रा, यानी कि और ये देखिए ये है इकोस एसिनस यानी कि डंकी, और ये भी है होपफुली दैट इज क्लियर। जो मेल का नाम होता है ना बेटा वो थोड़ा सा पहले लगाते हैं, ठीक है, और जो फीमेल का है ना वो लास्ट में सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। देखिए ये जोंकी, जोर्स, लाइगर और टाइगर।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। अच्छा, जनरली इनफर्टाइल होते हैं, मतलब स्टेराइल होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये हाइब्रिड्स बन जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फीमेल टाइगर और लाइगर्स, they are fertile. Male hybrids, that is heterozygotes, may be sterile. Female tigers and ligers can produce offspring by crossing with the parent male species. ये है liger, ये है tiger. बेटा ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एनिमल को आपस में ब्रीड कराएंगे तो बनेगा ही बनेगा। आपके सामने वही एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि होते हैं, जो एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, जब अब आगे होंगे तब हम बोलेंगे उनके लिए टर्म्स, नए नए टर्म्स। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एनिमल को किसी भी दूसरे एनिमल के साथ जो है ना वो फर्टिलाइज कर सकें। ठीक है, तो उस चीज का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वन, अब ठीक है, ये तो अभी बात हो गई थी, ये हम एनिमल्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब आगे हम जो बात करेंगे वो लैब्स की करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला इसमें जो है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई थिंक सभी ने सुन रखा है ना। उधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो देखते हैं इसमें करते क्या है। एक्चुअली सीमेन जो है ना उसको कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज देन डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल बॉडी। तो चलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम और इस डिस्कशन को आगे पहुंचा देते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या करते हैं? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स एंड द प्रोड्यूस, उन जानवरों से जो चीज हमें मिल रही है, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी पैदावार, उसकी उपज, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने ह्यूमंस में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब पढ़ा था तब भी समझा था। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने क्या करना है कि भाई एक मेल ऐसा आपने सेलेक्ट करा, मेल एनिमल जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट है, ताकतवर है, विगरस है, विरिलिटी है। हमने उससे सीमेन सैंपल कलेक्ट करा, राइट? और उस सीमेन सैंपल को, सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिलेक्टेड फीमेल एनिमल मैनुअली। हमने कुछ पर्टिकुलर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में फिल करा और उसे हमने फीमेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द बुल एंड द काउज आर इंसेमिनेटेड विद दैट सीमेन इमीडिएटली। अब इसमें सक्सेस के चांसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इतने ज्यादा, तो इससे बेटर टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो सेमिनल फ्लूइड हमने कलेक्ट कराया एनिमल से, उसे स्टोर भी करके रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में लंबे समय तक, और एक से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री से हमें एक हाईली डिजीज रेजिस्टेंट बुल का सीमेन जो है वो इंपोर्ट कराना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, जहां पे जानवर को मैनुअली भेज पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब तो हमें सिर्फ कंसर्न तो सीमेन सैंपल से है, राइट? So the semen is filled in the labeled straws and it is stored in liquid nitrogen. स्टोर करने के लिए हमने पर्टिकुलर हमारे पास वायल्स हैं या स्ट्रॉज हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसे स्टोर कर देते हैं। बहुत ही कम तापमान पे काफी लंबे समय तक उसे स्टोर किया जा सकता है और एक से दूसरी जगह तक हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? ये फायदा है इस चीज का कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट? Now, ultimately, that semen is transported to the different farms which are housing the cows. जहां पे गाय हैं जिन्हें हम इंसेमिनेट करना चाहते हैं, वहां तक हमने वो सीमेन सैंपल पहुंचा दिया। अब क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन में था तो पहले जरूरी है कि इतने ठंडे तापमान से निकाल करके उसे थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाए। थॉइंग द स्ट्रॉ फिल्ड विद सीमेन इन द वार्म वाटर, राइट?
गर्म पानी होना चाहिए, वार्म वाटर में हम ट्रांसफर करेंगे वो स्ट्रॉज जिनमें सेमिनल फ्लूइड है, सीमेन है, थॉ करेंगे उसे, एंड देन हमें उसे एक इंसेमिनेशन गन है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंसेमिनेशन गन, जिसमें हम लोड करेंगे सेमिनल फ्लूइड को एंड इनटू द वल्वा ऑफ द फीमेल एनिमल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसके थ्रू हम फीमेल बॉडी तक मैन्युअली उसे पहुंचा देंगे. As you can see in this diagram, the artificial insemination gun is inserted in the cow. Experts हैं जो ये काम करेंगे. See, can you see here? You can see the uterus, cervix, vagina and the ovaries. Ovaries से ova produce हुए होंगे. So once the seminal fluid is deposited into the female reproductive tract, when the sperms they enter into the female reproductive tract, they are going to fertilize the ova. And then that female animal is pregnant and it gives birth to the young ones. लेकिन वही बात है कि इसमें सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है हमें. ड्रॉबैक ये है इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, दैट द सक्सेस रेट इज लो. ये वाला कंट्रोल्ड ब्रीडिंग जो हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका सक्सेस रेशो कम है. Low probability of calf having all the good qualities of the parents. समझ लो पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं. इट इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. अभी इसको समझ लीजिए आप. सबसे पहले क्या करें. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. जी बताइए. सर ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है क्या? ईस्ट्रस साइकिल होता है ना बेटा, आप लोगों ने तो पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स में, भूल गए आप. ईस्ट्रस साइकिल होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्राइमेट्स में होता है. याद आया? ईस्ट्रस साइकिल. ईस्ट्रस साइकिल उसको बोलते हैं. इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है. सर कितने दिन तक ये चलता है? मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है तो वो 28 डेज रहता है, और इनमें कितने दिन तक चलता होगा? इनमें वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल है ईस्ट्रस साइकिल इनका. तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है. ठीक है ना, एक पर्टिकुलर, आप लोगों ने देखा होगा. तभी ये दूसरे तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना उसको हॉट पीरियड बोलते ही है. उसी पर्टिकुलर टाइम में, मतलब साल का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जहां पे कि ये रिप्रोडक्शन होता है. ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स की तरह या जिन एनिमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनमें तो साल बाद होता रहता है. इन एनिमल्स में एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है जिसमें ये होता है. ठीक है, आप याद करो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला ही क्लास 12 में वो उसी पे थी एक्चुअली. आप याद करो, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूंगा अभी लास्ट में. तो देखो इसमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, बिल्कुल सिंपल वही है जैसे ह्यूमन बींग्स में करते हैं. इसमें सीमेन को कलेक्ट करा जाता है फ्रॉम द बुल. आप देखो ये जो बुल हो सकता है ना, ये कोई अमेरिका में हो सकता है, कोई यूरोप में हो सकता है ना. और उस सीमेन को क्या करा जाता है, स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर पे क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन. उस सीमेन को ट्रांसपोर्ट करा जाता है काउ फॉर्म पे. अब वो हो सकता है भाई इंडिया में हो, किसी और कंट्री में हो. अब आप सोच लो कि अगर नॉर्मली हम नेचुरल प्रोसेस में करते तो क्या होता, तो हमें उस एनिमल को ही यहाँ लाना पड़ता है. लेकिन इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमें वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स है, और वो जाहिर सी बात है उसमें पैसा भी बहुत लगेगा और बहुत ही मुश्किल भी है, डिफिकल्ट भी है रिलेटिवली. ठीक, तो उसमें क्या करते हैं, फिर उस सीमेन को ट्रांसपोर्ट करा जाता है टू द काउ फॉर्म. Then thawing of semen and loading on the artificial insemination gun, जो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे. थॉइंग मतलब होता है उसको थोड़ा सा वॉश आउट कर दें. याद है ना, वो कैपेसिटेशन वाला प्रोसेस होता था, तो उसको करते हैं. और फिर उसका इंसर्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन इनटू द सर्विक्स, और फिर उसको क्या करेंगे, इंसेमिनेट करेंगे. बाकी जो है ना, बाकी सारा प्रोसेस नेचुरली होगा. अब इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, वो है कि लो सक्सेस रेट. ठीक है, रेट होती है क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा
प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, बट ऐसा कोई हम लोग फिक्स नहीं है, चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। तो आप यहाँ पे पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, रामू इज अ फार्मर, ही हैज हाई मिल्क yielding cow, but nowadays it is not ready to receive the meal during the Easter cycle, ठीक है ना? Which of the following methods Ramu can follow to overcome this situation? Option A, artificial insemination, option B, natural breeding, option C, outcrossing, and option D is cross breeding. It is option A, that is artificial insemination. ये है artificial insemination. तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए, व्हाट इज नेचुरल ब्रीडिंग? रैंडम मीटिंग दैट अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, जो कि नॉर्मल नेचुरली प्रोसेस होती है। तो इस वक्त क्योंकि काउ इज नॉट रेडी टू रिसीव द मेल, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, नेचुरल ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती है इस कंडीशन में। सेकेंड वन क्या है? कंट्रोल्ड नेचुरल ब्रीडिंग, ठीक है ना? इसमें वही सारी चीजें आती है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ठीक है ना? सिलेक्टिव मीटिंग होती है इसमें, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि काउ इज नॉट रेडी टू रिसीव द मेल। ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द ओनली टेक्निक। इसमें जो क्या करते हैं वही जो हमने अभी पढ़ाई, कि जो सुपीरियर मेल का सीमेन है उसको कलेक्ट करेंगे और उसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल। इस प्रॉब्लम जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको इसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिड यू नो, और क्या चीज हमें जानना है, कि that more than 6,000 artificial insemination centers have been established in different parts of the country to benefit the dairy and farmers at village level। कितने हैं? 6,000 से ज्यादा। देखा आप लोगों में से किसी ने इसको? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बल्कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स को तो ये पता होना चाहिए, इट इज इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर इन बरेली। दिस इज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, और इसके बारे में एक थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होना ही चाहिए, ठीक? एज सच इवन विलेज लेवल पे भी होते हैं। मैंने बिल्कुल अपने बचपन में ही देखा है इस प्रोसेस को। यस अर्पिता। सर ये यूपी में है ना? यस बरेली है ना? यस सर, सर अतुल का भी वही है। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हो कि वो पूरी वीडियो बना के लाए क्या आप लोगों के लिए? सर अगर कर देगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो भाई, हर किसी के पास यूट्यूब है, क्यों नहीं है? उसमें तो देख ही सकते हो। मैंने एक्चुअली बिल्कुल, आई थिंक आई वाज इन 6th और 7th जब मैंने ये प्रोसेस देखा था, तो मुझे पता ही नहीं था, ऑब्वियसली बात है उस टाइम तो इतना कहाँ ये होता, लेकिन हाँ ये चीज समझ में आई, बट इट वाज अ फेलियर एट दैट टाइम, इट वाज अ फेलियर।
हाँ, तो वो हुआ नहीं, तो तभी इसने लिखा भी जो है ना, तो वो तो मतलब आजकल मुझे याद आता है कि तो उसको फिर उसके लिए फिर ना जो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू बुल लाया गया, फिर उसको काऊ को जो है ना वो फिर इम्प्रेग्नेट किया गया। जो आप लोगों में से हो सकता है रूरल एरिया से, शायद उन्होंने ये प्रोसेस देखा हो। ये देखो भूमिका के तो बहुत पास में है। चलिए, आजकल मेरे भी पास में है। राइट नाउ आई एम इन लखनऊ, तो मैं भी जा सकता हूँ, मुझे लगता है मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी, तो आगे बढ़े फिर। तो नेक्स्ट, ठीक, इसमें तो आपको समझ में बाकी सारा इसमें होगा जैसे कि नॉर्मली होता है। अब नेक्स्ट लेते हैं, और वो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक, एंड दैट इज MOET। व्हाट इज MOET? इट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं इस इम्पोर्टेंट प्रोसेस में। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये देखते हो आप, पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम और इस पे डिस्कशन करेंगे। ओव्यूलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टीपल ओवुलेशन, भाई कुछ ऐसे हॉर्मोन्स दीजिए फीमेल एनिमल को कि वो ज्यादा ओवा बनाए। हम इसे MOET के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन, ज्यादा ओवा प्रोड्यूस हो, वो ओवा फर्टिलाइज हो जाए, एम्ब्रियो बने, और उन एम्ब्रियोस को ट्रांसफर कर दिया जाए फिर अलग अलग काउज में। मकसद ये है, सक्सेसफुल प्रोडक्शन है इसमें हाइब्रिड का, हाइब्रिड की संख्या ज्यादा होती है, एक ही समय पे हमें ढेर सारे एम्ब्रियोज मिलते हैं जिन्हें हम अलग अलग काउज में फिर इम्प्लांट करा देते हैं। सरोगेट मदर्स कह देंगे आप उन्हें। हार्मोन थेरेपी सबसे पहला है इसमें स्टेप। जो काउ सेलेक्ट करी है हमने, उसमें FSH लाइक हार्मोन दिया जाएगा। FSH का फुल फॉर्म याद है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो हम FSH like hormone देंगे so that they stimulate the ovaries of the animal to produce more follicles, more ova. So FSH hormone ovary पे एक्ट करेगा blood circulation के थ्रू पहुंच के, and FSH causes the follicle maturation. It stimulates the follicles. तो फीमेल एनिमल का हमने ईस्ट्रोसाइकल स्टडी करके और FSH लाइक हार्मोन हमने इंजेक्ट करा, एंड 6 to 8 एग्स पर ईस्ट्रोसाइकल हमने ऑब्टेन कर लिए। 6 से 8 एग हमें मिल गए, हमने FSH हार्मोन इंजेक्ट करा था आर्टिफिशियली उस एनिमल में। सुपर ओवुलेशन कहलाता है। मोर नंबर ऑफ ओवा वी आर गेटिंग, राइट नाउ। अब इसमें नेचुरल मेटिंग भी करा सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि भाई जिस काउ में सुपर ओवुलेशन हमने कराया है उसी का जो मेल पार्टनर है उससे नेचुरल मेटिंग। दूसरा तरीका है कि अब यहां पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया जाए, है ना, वो भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, स्पर्म्स ने फर्टिलाइज करा, कितने सारे ओवा थे, फर्टिलाइज हो गए। मान लो 6 से 8 थे, हो सकता है 8 के 8 फर्टिलाइज हो जाए, हो सकता है 7 हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो, है ना। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं कि बनता है जाइगोट, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, दैट इज जाइगोट। जाइगोट में होंगे क्लीवेज डिविजन्स, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, याद है, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला, सब हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था। So these are the different stages of the embryonic development. Now what we do, we remove the embryos non-surgically from the cow. 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में, 8 to 32 सेल स्टेज के बीच में हम वो एम्ब्रियोज जो हैं उस मदर काउ से, वो जो बायोलॉजिकल मदर है उससे निकाल लेंगे। अब हम एक एक एम्ब्रियो को अलग अलग सरोगेट मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू द सरोगेट काउस, जिनका साइकिल ऑलरेडी स्टडीड है, मॉनिटर्ड है, हेल्दी मदर्स जो बनेंगी आगे जाके, ऐसी सरोगेट काउस में हम वो एम्ब्रियोज डाल देंगे। सो वो एम्ब्रियोज जो हैं दे डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग्स with the desired qualities, right? Same as the genetic parent.
जेनेटिक पेरेंट तो एक ही रही, वो बायोलॉजिकल मदर जिसके ढेर सारे ओवा थे, राइट। बस ये हुआ कि सरोगेसी अलग अलग फीमेल्स ने करी। ऐसी सरोगेसी ह्यूमंस में भी होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको बताया था। और वो जेनेटिक मदर जिससे ढेर सारे ओवा हमने लिए थे, हमने उस पर प्रेगनेंसी का बर्डन नहीं डाला। दैट जेनेटिक मदर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। हम नेक्स्ट ईस्टर साइकिल में फिर से उसे एफएसएच लाइक हार्मोन देंगे, फिर से उससे मल्टीपल एग्स ऑब्टेन करेंगे, राइट। This technique is multiple ovulation embryo transfer and it is successful in case of sheep, cattle, rabbits, buffaloes, horses. बहुत से जानवरों में हम ये सक्सेसफुली करते हैं। समझ में आया ना सभी को कि थोड़ा सा सम अप कर लेंगे इसको, प्रोसेस को। तो मैं पहले ना सम अप, मुझे लगता है कि सम अप करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, मैं यही बता रहा हूँ जो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी थी, MOET, मतलब मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले क्या देंगे हम, वी विल गिव FSH लाइक इंजेक्शंस। इंजेक्शन किसको देंगे, टू द काउ, जो सिलेक्टेड काउ होगी, जो सुपीरियर काउ होगी। इससे क्या होगा, मल्टीपल ओवुलेशन होगा, होगा ना। ठीक, इज दैट क्लियर। देन उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है कि ये जो ओवा है, मल्टीपल ओवा आर ऑब्टेन्ड। अच्छा हाँ, सॉरी, इसके बाद हम लोग चलिए दूसरा करेंगे। ये जो काउ है, फर्टिलाइजेशन, अब या तो चाहिए, देखिए, नेचुरल फर्टिलाइजेशन कर लें, मतलब मेटिंग के थ्रू, या फिर जैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है, अब ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट। देन उसके बाद एम्ब्रियोज बनेंगे। ये जो एम्ब्रियोज बनेंगे, दे आर टेकन आउट सर्जिकली, नॉन सर्जिकली। Multiple embryos will be there. They are taken out non-surgically, ठीक, and then these embryos, ये जो embryos यहाँ पे है 8 to 32 सेल स्टेज पे होता है, embryos are transferred into surrogate mothers। याद है ना, मतलब कोई सी दूसरी काउ के अंदर into surrogate mothers। इससे क्या होगा, अब देखो नॉर्मली कहाँ पे हमें करना था, वही जो इसकी बायोलॉजिकल मदर थी ये वाली, उसी में करना था, उसी को इम्प्रेग्नेट करना था। लेकिन अब इस टेक्निक से क्या होगा, उस काउ को हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको फिर से इंजेक्शन देंगे ताकि मल्टीपल ओवुलेशन हो जाए, तो मतलब उसकी प्रोजेनी जो है ना इसी तरह से बढ़ती रहेगी। होपफुली दैट इज क्लियर। अच्छा, ये कहाँ पे यूज होता है, काउस में,
शीप के अंदर, गोट्स के अंदर, बफेलोज में करेंगे, ठीक है, हॉर्सेस में कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, बर्ड्स वगैरह, मतलब एक्चुअली मैमल्स है, जो भी एनिमल है ना वो मैमल है, तो मैमल्स के अंदर ये चीज हम लोग कर सकते हैं। सिलेक्ट द एनिमल इन विच MOET इज नॉट परफॉर्म सक्सेसफुली येट। बताइए, अब ये तो आसान ही है। एलीट बुल बेटा ऐसा बुल होगा, एलीट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई डिजायरेबल क्वालिटी हो बेटा सिद्धि, जिसमें कोई डिजायरेबल क्वालिटी हो, जैसे मतलब हो सकता है कि वो प्लोइंग के काम आए या कोई और अच्छी क्वालिटी का होगा, मतलब जिसका जीन में कुछ इंपॉर्टेंस है ना। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इट इज एन। एन को नहीं यूज करेंगे। इज दैट क्लियर सिद्धि? ठीक है ना, समझ में आ गया आपको कि एलीट काउ से क्या मतलब है। एलीट काउ से मतलब होती है एक ऐसी, सॉरी एलीट बुल आपने पूछा था, एलीट बुल से मतलब एक ऐसा बुल है जिसमें कोई एक डिजायरेबल क्वालिटी होगा, ठीक है, तो उसी का वो सीमेन वगैरह जो है ना वो उसी का कलेक्ट करा जाता है। वेरी गुड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, अब इसमें थोड़ा सा सम अप करा है इन्होंने। MOET refers to multiple ovulation embryo transfer technology। क्या करते हैं, एक डिजायर्ड हाइब्रिड हम इससे बना सकते हैं, ठीक। ये देखो, ये है हमारी डिजायरेबल काउ, उसमें क्या करा गया, सुपर ओवुलेशन। कैसे, FSH इंजेक्शन के थ्रू, FSH LH इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि FSH से क्या होता है, बल्कि आप लोगों को अगर जब हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था ना, तो उस वक्त मैंने बताया भी था कि जो ये जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, इसके थ्रू ये तो है कि बहुत चाइल्डलेस कपल्स बनते, मतलब वो पेरेंट्स बन सकते हैं, बट उसमें एक डिसएडवांटेज है कि बहुत बार क्या होते हैं, ट्विन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी ये सुपर ओवुलेशन किया गया होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर नेचुरल मेटिंग करी जाए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जाए, ये देखिए एम्ब्रियोज कब है, 8 to 32 सेल स्टेज एम्ब्रियोज है। There is non-surgical transfer of embryos to surrogate cows। ये बन गया, पर ऐसा ही हम लोग चाह रहे थे। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया ये? वेरी गुड। ऑब्वियसली बायोलॉजिकली जो है ना, इट विल बी सिमिलर टू दिस काउ, है ना, इसमें इस काउ के जीन्स होंगे, ये वाला है में जो मतलब जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हो रही है, दैट विल हैव जीन्स फ्रॉम दिस काउ, दैट इज अ डिजायरेबल फीमेल। तो चलिए अब हम समराइज करते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी आज। वैसे तो ऐसे आप लोग पढ़ भी चुके हो कि एनिमल ब्रीडिंग दो तरह की होती है। एक होती है इन ब्रीडिंग, जिसमें सेम ब्रीड के एनिमल्स जो कि 4 से 6 जनरेशन में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे उनमें करेंगे। और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, या तो उसमें आउट क्रॉसिंग करते हैं कि सेम ब्रीड के एनिमल्स होंगे बट दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर इन द लास्ट 4 to 6 जनरेशन। या फिर क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। उसमें क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करा जाता है कि दो अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स को आपस में मीटिंग कराई जाती है। और फिर थर्ड वन क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग स्पीसीज के जो ये एनिमल्स होंगे उनको आपस में मीटिंग कराई जाती है, यू गेट ए हाइब्रिड, ठीक। और कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इनमें से
कोई किसी में भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये बताओ मुझे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे खत्म करा जाता है? क्रॉसिंग से सर। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आउट ब्रीडिंग से। उसमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ना आपको। तो मतलब उसमें 4 to 6 जनरेशन तक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। नहीं बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे रिमूव करते हैं बेटा? और कोई आंसर? बाय आउट क्रॉसिंग। वेरी गुड। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय आउट क्रॉसिंग। स्पेसिफिक रहना पड़ेगा बेटा आपको। पहले यही बोले थे तो आप बोले नहीं, तो फिर इसलिए। आपने आउट ब्रीडिंग बोला, आपने आउट ब्रीडिंग बोला। दिस इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के थ्रू आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना? सभी को समझ में आ गया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग टेस्ट वगैरह देते हो क्या? और अगर टेस्ट देते हो तो उसमें कैसा स्कोर हो रहा है वो मैं देखना चाह रहा था। क्योंकि आप ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है ना सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला है। मतलब इस चैप्टर के बाद तो सिर्फ आपका बायोटेक्नोलॉजी बचा हुआ है। एंड आई थिंक बाय नवंबर, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बताओगे मुझे कि आपका स्कोर कैसे हो रहे हैं? यस अर्पिता, मुझे पहले तो आप जोलॉजी का बताओ और फिर देखिए आप अपना बेस्ट भी बता सकते हो। मतलब देखो एक्चुअली अब आपको अच्छा खासा टाइम हो चुका है। 12th का मेजर सिलेबस पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट्स आल्सो, कि आप जो रिजल्ट्स दे रहे हैं ना उसमें भी तो अच्छा होना चाहिए ना परफॉर्मेंस। अगर नहीं हो रहा है, देखिए दो चीजें होती है। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नंबर आने की उम्मीद है नहीं, ठीक है? और दूसरा यह है कि अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे, तो ये जरा थोड़ा सा बड़ा इशू है मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। वी नीड टू वर्क ऑन इट, है ना? उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछिए। देखो मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, इसमें जोलॉजी में, इवन बॉटनी में भी यही कर सकते हो आप, तो उसको जो है ना पहले एनसीईआरटी से फिर मॉड्यूल से कर लो पूरी तरह से। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। फिर जब आपको टेस्ट देंगे ना तो खुद ब खुद, अगर बगैर पढ़े, देखो सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, अगर आप बगैर पढ़े टेस्ट दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला भी नहीं है, ठीक है? अब ये होता है कि कभी कि कम तैयारी है, वो तो मैं मानता हूं। एक होता है ना कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा, तो जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से अब बहुत कम टाइम है बेटा आप लोगों के पास। फेस्टिवल भी आई होप कि सभी ने अच्छी तरह से मना लिया, दिवाली, है ना? तो अब थोड़ा सा हमें पढ़ाई की तरफ, रिजल्ट की तरफ अब कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ टाइम बचा हुआ है आपके पास। समझ लीजिए इस साल के 2 महीने और अगले साल के 3 महीने, यानी कि कुल मिला के आपका 5 महीने। और अभी आप देखोगे ना कि कुछ स्कूल वाले भी थोड़ा सा और लोड देने लगते हैं और सारी चीजें होती है। तो टाइम नहीं है बेटा आप लोगों के पास, बहुत ही कम टाइम है। मैक्सिमम मान के चलिए आपके पास 150 डेज है। यू नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, ठीक है? तो थोड़ी सी कोशिश आप कीजिए, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जहां पे हमारी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन के, आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, है ना, कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है, तो बिल्कुल डिस्कस किया करो आप लोग, है ना? तो कोशिश कीजिए, होपफुली सबका अच्छा रिजल्ट आएगा। अगला टेस्ट कब है? अगला टेस्ट कब है? अभी शो नहीं कर रहा सर। अभी शो नहीं कर रहा, ठीक है? तो शो करेगा अभी कुछ दिनों में। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, देखो मार्क्स अच्छा है, क्योंकि अब AIATS वगैरह भी अब होने वाले ही होंगे, तो उसमें भी थोड़ा आपका अच्छे स्कोर्स होने चाहिए। आई वांट कि आप सभी के अच्छे स्कोर्स हो, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा परेशान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब बेटा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई काफी कर ली है, ये हमारे नेक्स्ट सेशन के टॉपिक्स होंगे: पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग,
फिशरीज और सेरिकल्चर। ठीक, इनको यूज किया करो बेटा। ये जो है ना, ये जो चीजें, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाती है, इनको आपको यूटिलाइज करना है। दिस इज